हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हाँ तो आइए फिर से। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मौर्यकालीन वंश, मौर्यकाल का जो मौर्यकालीन वंश था उसमें किस तरह से शासन प्रशासन चलता था और किस तरह से लोगों को न्याय मिलता था और कितने प्रकार के सैनिक होते थे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसी में हम बात कर लेंगे जो अशोक ने भेरी घोष धर्म घोष की घोषणा की थी और धर्म घोष की घोषणा करने वाले जिस तरह से बौद्ध धर्म अपनाए थे और किस तरह से व्यापक रूप से उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक प्रयास किए और बहुत बड़े प्रयास किए थे। तो खैर उसको हम डिटेल में बाद में देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं मौर्यकालीन शासन एवं प्रशासन। मौर्यकालीन शासन एवं प्रशासन की बात करें तो मुख्य रूप से सबसे प्रमुख जो होते थे मुख्य रूप से राजा ही होते थे, सर्वोपरि होते थे। चाहे प्रशासनिक ले लीजिए या सैनिक ले लीजिए या न्यायिक ले लीजिए, सभी में राजा ही प्रमुख होते थे क्योंकि उस टाइम राजतंत्र था। आज की तरह लोकतंत्र नहीं था कि राजा एक शक्तियों का विभाजन राजा का हो जाएगा। उस टाइम लोकतंत्र था और लोकतंत्र में सर्वोपरि राजा होते हैं और वह निरंकुश भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ शक्तियों का विभाजन नहीं हुआ था। और आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में कि लोकतंत्र है, यहाँ पे शक्ति का विभाजन हो जाने के कारण राजा निरंकुश नहीं होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो, सभी संविधान के तहत चलते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से राजतंत्र था और राजतंत्र में राजा सर्वोपरि होता है, फिर निरंकुश भी होता है। तो आइए देखते हैं। राजा संपूर्ण शक्ति का प्रमुख होता था जिसमें प्रशासन से संबंधित, सैनिक से संबंधित और न्यायिक संबंधित। अंतिम न्यायाधीश भी होते थे तो राजा ही होते थे। भले ही बहुत बड़े साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसको चलाने के लिए कुछ अधिकारी रखे गए थे, कुछ मंत्री रखे गए थे और बहुत सा आप देखें कि इसका जब साम्राज्य विस्तार हुआ था तो बहुत सी लड़ाई लड़ी गई थी। उसमें किस तरह से 6 लाख पैदल सैनिक और 6000 हाथी और 9000 घुड़सवार के साथ पूरे भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने रौंद डाला था। इसकी जानकारी प्लूटार्क का पलनी द्वारा मिलता है। तो आगे देख लेंगे उसको। राजा संपूर्ण शक्ति के प्रमुख होते थे। प्रशासन, सैनिक एवं न्यायिक प्रमुख होते थे। इनको सहायता करने के लिए, चूंकि बहुत सारे मंत्री विभाग था, इसको सहायता के लिए विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी जिसमें से मुख्य रूप से एक प्रधानमंत्री होते थे जो आप पढ़े होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जब बिंदुसार आते हैं तो उन्होंने चाणक्य को हटाकर खलाटा को रख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अमात्य, इन्हें अमात्य कहा जाता था। जो पीएम होते थे, प्रधानमंत्री अमात्य कहा जाता था। इनमें वरिष्ठ मंत्री होते थे और पीएम के रूप में कार्य करते थे। अगर राजा की बात करें तो सबसे वरिष्ठ कोई अगर मंत्री था तो अमात्य ही था और इसमें राजा के बाद इन्हीं के अधिकार मिला हुआ था। वरिष्ठ मंत्री पीएम के रूप में कार्य करते थे जिसमें प्रशासनिक शक्ति निहित होती थी और जितने भी तमाम मंत्री थे उनके नीचे बहुत से अधिकारी होते थे जो ऑफिसर्स होते थे, जिसे आज की डेट में देख रहे हैं कि जैसे डीएम है, एसपी है, बीडीओ है, सीओ है, उसी तरह के कुछ अधिकारी होते थे जिसमें तीर्थ नाम का शीर्षस्थ अधिकारी था जो सबसे उच्च अधिकारी होते थे। तीर्थ नाम के अधिकारी होते थे, सबसे उच्च थे, इन्हें शीर्षस्थ अधिकारी कहा जाता है। समाहर्ता, सन्निधाता, पन्याध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, शीताध्यक्ष इत्यादि बहुत सारे और मंत्री होते थे, और अधिकारी होते थे। ये तो सबसे शीर्षस्थ अधिकारी हैं, सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते थे। जिस तरह से आज देख सकते हैं कि बिहार में मुख्य सचिव होते हैं, उसी टाइप के थे। तो आइए कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे समाहर्ता जो राजस्व अधिकारी होते थे जो बलि एवं भाग के रूप में कर का संग्रह करते थे, समाहर्ता जो राजस्व अधिकारी थे। सन्निधाता आज के कोषाध्यक्ष थे। आज की डेट में वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो आज की डेट में वैसे देखते हैं कि केंद्र स्तर पर वित्त मंत्री है, राज्य स्तर पर वित्त मंत्री होते हैं। तो उस टाइम सन्निधाता नाम के मंत्री थे जो राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। आज के वर्तमान में वित्त मंत्री के समान होते थे। पन्याध्यक्ष वाणिज्य एवं व्यापार अधिकारी होते थे। वाणिज्य और व्यापार का जितना भी कार्य होता था उसका अधिकारी होते थे पन्याध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष मापतोल अधिकारी होते थे। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख होते थे। आपने इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा या हम बताएं हैं, इससे पहले 2 वीडियो डालते हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत बारीकी से बताएं किस तरह से मौर्य वंश का उदय हुआ था और कौन कौन से प्रमुख राजा थे और किस तरह सामाजिक और आर्थिक जीवन थी। तो इसी में एक सीता भूमि के नाम से उस टाइम प्रचलित था जो भूमि होता था। सीता भूमि का तात्पर्य है कि जो डायरेक्ट राजा के अधीन होता था, जो राजकीय भूमि होती थी, जो सरकारी भूमि होती थी, उसी को सीता भूमि कहा जाता था। तो इसमें शीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख होते थे। पत्नाध्यक्ष, पतन से ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, पतन में बंदरगाह होता है तो बंदरगाह अधिकारी होते थे पत्नाध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार अधिकारी होते थे। अक्षपटलाध्यक्ष। सेनापति जो सभी सेनाओं के प्रमुख होते थे, सेनापति। और सेना भी कई तरह से कार्य करता था। कई जस्टिन एवं प्लूटार्क के अनुसार, जस्टिन के लेखक थे, जस्टिन एवं विदेशी लेखक थे। जस्टिन और प्लूटार्क बताते हैं कि 6 लाख पैदल सेना, 6000 हाथी और 9000 घुड़सवार के साथ पूरे उत्तर भारत को रौंद डाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये देखते हैं पैदल सेना, हाथी का भी इस्तेमाल होता था सेना में, घोड़ा, रथ
जस्टिन का प्लूटार्क बताते हैं कि जस्टिन के अनुसार 6 लाख का विशाल सेना था जिसे मौर्य ने स्थापित किया था। इसमें 9,000 हाथी शामिल किए थे, 9,000 हाथी सेना भी थी, 6,000 हाथी सेना भी थी और 9,000 घुड़सवार भी था। इसकी कोई संख्या की जानकारी नहीं मिलती है। तो सेनापति थे और वही सब का संचालन करते थे, जो भी पैदल सेना थे, हाथी सेना थे और घुड़सवार थे और रथ थे। तो जस्टिन के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जस्टिन के अनुसार या किस लेखक के अनुसार या किस मत के अनुसार सिंधुघुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत को रोन डाला था। तो 6 लाख पैदल सेना थी, 6,000 हाथी थी और 9,000 घुड़सवार थे और रथ थे। ये अर्थशास्त्र में गुप्तचर को सभी जगह सूचना प्राप्त करने के लिए राजा को भी एक संस्था की जरूरत थी और उन्होंने सोचा कि गुप्तचर की स्थापना करते हैं। तो अर्थशास्त्र में आप पढ़े होंगे कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुप्त पुरुष की संज्ञा दी गई है और गुप्तचर संस्थाएं भी, जो गुप्तचर एजेंसी थी, दो तरह स्तर पर कार्य करती थी। एक संस्था के रूप में कार्य करती थी और दूसरा संचार के रूप में कार्य करती थी। संस्था का काम था कि आपको एक जगह ही रह करके सूचना को कलेक्ट करना है, एकत्रित करना है और राजा को बताना है। और एक संचार था जो सभी जगह घूम कर पूरे मौर्य साम्राज्य में घूम कर उनको सूचना एकत्रित करना था और राजा को बताना था। तो आइए देखते हैं गुप्तचर। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुप्त पुरुष की संज्ञा दी गई है। गुप्तचर 2 स्तर पर कार्य करते थे, पहला संचार के रूप में और पहला संस्था के रूप में और दूसरा संचार के रूप में। संस्था के रूप में कार्य जो करती थी वो एक स्थान पर रहकर सूचना को एकत्र करती थी और संचार के रूप में घूम कर कार्य करती थी, घूम कर सूचना एकत्र करते थे। आइए कुछ न्याय पर भी बात कर लेते हैं कि न्याय कैसा था। तो न्याय तो हम पहले ही बता चुके कि सबसे बड़ा कोई न्यायाधीश था तो राजा ही होते थे उस टाइम, क्योंकि राजतंत्र था उस टाइम। तो सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा ही होते थे। फिर भी इतने बड़े साम्राज्य को अकेले न्याय कर पाना संभव नहीं था, इसलिए सभी प्रांत में कुछ न्यायालय स्थापित किए थे, जिसमें था एक धर्मस्थीय न्यायालय जिसमें दीवानी मामले देखे जाते थे। दीवानी मामले कहे तो जैसे जमीन जायदाद से संबंधित, और दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय जिसमें मुख्य रूप से फौजदारी मामले दिखाए जाते थे, जिसमें मुख्य रूप से खून, चोरी, डकैती, लूट, हत्या इत्यादि शामिल था। तो न्यायालय एक धर्मस्थीय न्यायालय था और कंटक शोधक न्यायालय था। तो अब क्वेश्चन पूछा कि धर्मस्थीय न्यायालय जो मौर्यकालीन था उसमें किस तरह के मामले देखे जाते थे। तो इस तरह में दीवानी मामले देखे जाते थे जिससे जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले होते थे, और कंटक शोधक में फौजदारी मामले देखे जाते थे। कंटक शोधन में फौजदारी मामले जैसे कि खून, चोरी, डकैती, हत्या इत्यादि। तो इस तरह से हमने देखा न्यायालय 2 स्तर पर कार्य करते थे। 10 गांव के प्रमुख को गोप कहा जाता था, 10 गांव के जो प्रमुख होते थे गोप कहा जाता था, जबकि ग्राम के मुखिया को ग्रामी कहा जाता था। जैसे आज भी देख रहे हैं कि आज की वर्तमान स्थिति में ग्राम पंचायत होता है, उसका हेड मुखिया होते हैं, ठीक उस टाइम भी ग्राम के प्रधान को ग्रामी कहा जाता था। 10 गांव के प्रमुख को गोप कहा था, जबकि ग्राम के मुखिया को ग्रामी कहा जाता था। क्वेश्चन आपको पूछता है कि ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था मौर्यकाल में, या गोप किसे कहा जाता था। 10 गाँव के प्रमुख को गोप कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एक इंडिका का लेखन मेगास्थनीज थे, तो इंडिका में उन्होंने विवरण दिया है भारतीय मौर्यकालीन समाज और मौर्यकालीन शासन प्रशासन को। तो मेगास्थनीज के इंडिका में लिखा हुआ है, मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा कि जो यहाँ नगर थी, जैसे जितने भी 5 प्रांत में विभक्त थी, तो 5 प्रांत की जितना राजधानी थी वो नगर थी। तो नगर में 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी 6 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन का संचालन 6 समिति और 5 सदस्य द्वारा संचालन किया जाता था। तो आइए आगे देखते हैं कि धर्म नीति। अशोक के धर्म नीति के बारे में कहा जाता है कि जब इन्होंने राजभिषेक जो गद्दी पर बैठे 259 ईसा पूर्व में, उसके 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व जब इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया तो वहाँ पे बहुत जान माल के बहुत नुकसान हुआ, बहुत से लोगों की हत्या हुई, बहुत सारे दुख दंड सहे और बहुत सैनिक को बंदी बना दिया गया था। और जब ये रणभूमि में गए थे तो इनको ऐसा दृश्य देख करके इनका हृदय परिवर्तन हो गया और वहाँ से भेरी घोषणा जगह इन्होंने धर्म घोषणा कर दी। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। अशोक के धर्म नीति। अशोक के धर्म नीति ऐसा था कि उसमें सभी धर्मों का सार था, बहुत सारे धर्मों का तथ्य था जो उसमें सम्मिलित था। अशोक के धर्म नीति सभी धर्मों का सार था, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। इन्होंने बोला कि नैतिकता को बहुत इन्होंने प्राथमिकता दी, मोरलिटी को बहुत इन्होंने प्राथमिकता दी, और बोला कि सभी धर्म तो ठीक है, बट जिसमें अगर हत्या होती है, जो जनता का जान माल का नुकसान होता है, वो धर्म नहीं है। इसीलिए इन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से, एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी और एक अनंतर बौद्ध धर्म अपना लिए। राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था, जबकि इनका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। तो अशोक के धर्म नीति सभी धर्मों का सार था, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जैसे धर्म महामाचों की नियुक्ति किए, शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, स्तूप बनवाए। इन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी विदेश भेजे पीपल के वृक्ष को लेकर के। इन्होंने सभी जगहों पर जहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ पर उनको जन्म हुआ था, जहाँ उन्हें प्रथम उपदेश दिए थे, जहाँ श्राद्ध उपदेश दिए थे, सभी जगहों पर इन्होंने समय समय पर घूम कर लोगों को जागरूक किया और बौद्ध धर्म के प्रति इन्होंने लोगों से जागरूक रहने को बोला। आइए आगे देखते हैं। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने
इनका पुत्र था महेंद्र पुत्र और बेटी संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा इनकी थी। उनको बोधगया से पीपल वृक्ष की एक टहनी लेकर के इन्होंने श्रीलंका भेजा था और वहाँ के राजा ने सशस्त्र स्वीकार किया। और वहाँ आज भी देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर बोधगया घूमने जाएंगे तो बहुत सारे देश से तो आए हुए रहते ही हैं, मगर आपको श्रीलंका से लोग बहुत ज़्यादा वहाँ दिखेंगे। और वर्तमान में वहाँ श्रीलंका में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक इसके बाद फिर अपने पुत्री को संघमित्रा को पीपल वृक्ष के लेकर टहनी लेकर के इन्होंने नेपाल भी भेजा था। और नेपाल में भी आज देख लीजिए बौद्ध धर्म प्रचलन में है। तो धर्म प्रचार के लिए महेंद्र पुत्र एवं संघमित्रा पुत्री को श्रीलंका पीपल वृक्ष की टहनी लेकर भेजा था। धर्म प्रचार के लिए इनके एक शिलालेख है, शिलालेख इनका बहुत है, मगर 5वां शिलालेख है। उसमें इन्होंने बताया है कि हम धर्म महामातों की नियुक्ति किए थे और धर्म महामातों का कार्य था कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद घूम घूम कर लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करें और उसका सही से देख रेख करें, संचालन कराए। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने धर्म महामातों की नियुक्ति की। धर्म प्रचार के लिए धर्म महामातों की नियुक्ति की। तो एक क्वेश्चन आपको फंसाएगा एग्जाम में कि किस अभिलेख में या किस अभिलेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। तो अशोक के 5वें अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। और एक क्वेश्चन और यहाँ आपको फंसाएगा कि कौन सा प्राचीन शासक थे जिन्होंने स्तंभलेख, शिलालेख इत्यादि बनाने का परंपरा शुरू की थी। तो प्रथम शासक अशोक ही थे। प्रथम प्राचीन का आज तक कोई भी हैं, जितने भी शासक हुए सभी में अशोक ही ऐसा थे जिन्होंने अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, स्तूप आदि बनाने का परंपरा शुरू की थी। इसलिए अभिलेखों या स्तूपों का जन्मदाता अशोक को कहा जाता है। धर्म प्रचार के लिए महामात्रों की नियुक्ति की इसकी जानकारी हमें 5वें शिलालेख से मिलता है। धर्म महामात्रों का एक कार्य था कि प्रत्येक 5 वर्ष में घूम कर वो धर्म का प्रचार करें और लोगों को उसके प्रति जागरूक करें। शिलालेख, स्तंभलेख एवं स्तूप का भी इन्होंने निर्माण कराया। जैसे सांची का स्तूप मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिन्होंने अशोक की निर्माण किया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो शिलालेख, स्तंभलेख, स्तूप का भी निर्माण कराया। उसमें बौद्ध धर्म के बारे में उसमें अच्छी बातें लिखवाई और जनता के प्रति संवेदना प्रकट की। और इन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, इसे सबको अपनाना चाहिए। तो शिलालेख, स्तंभलेख, स्तूप के माध्यम से भी इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया एवं 20वें वर्ष रूमीदेई की यात्रा की, जहाँ पे गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था। बोधगया जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी वहाँ 10वें वर्ष गए थे। और 20वें वर्ष जहाँ इनकी बुद्ध भगवान की जहाँ जन्म हुआ था, रूमीदेई अभिलेख। वैसे भी एक क्वेश्चन आप यहाँ से फंसा देता है कि सबसे लघु शिलालेख कौन है, सबसे छोटा शिलालेख अशोक का कौन है। तो ये रूमीदेई शिलालेख है। रूमीदेई सबसे छोटा शिलालेख है। यहाँ पे कुछ कर कटौती का भी वर्णन मिलता है। तो आगे उसको हम देखेंगे अभिलेख का शिलालेख की वीडियो में। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया एवं 20वें वर्ष रूमीदेई लुम्बिनी की धर्म की यात्रा किए। मौर्य साम्राज्य का राजकीय धर्म वैष्णव था। या फिर हमने आपको बताया था कि राजकीय धर्म वैष्णव था, जबकि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था। आपको क्वेश्चन फंसाएगा, कहीं देखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्यकालीन राजकीय धर्म क्या था। तो बहुत सारे तो जानते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म मानने वाले थे, तो बहुत सारे लोग गलती मार देंगे, इसलिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग जानते होंगे बट हमको बताना कहाँ है, बता दिया आपको। मौर्य साम्राज्य का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था, जबकि अशोक सम्राट का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। तो यहाँ हमने देखा कि 10वें वर्ष बोधगया गए जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 20वें वर्ष लुम्बिनी में गए जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सबसे छोटा अभिलेख लुम्बिनी अभिलेख है। धर्म यात्रा क्रम कुछ इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। कभी कभी आपको सजाने के लिए दे देगा कि जब राजा अशोक ने जब आपको सिंहासन पर बैठा तो धर्म यात्रा के दौरान जब उन्होंने भेरी घोष धर्म घोष की घोषणा कर दी, उसके बाद कहाँ कहाँ उन्होंने यात्रा की है। तो पहला गया गए जहाँ पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध के। दूसरा कुशीनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई फिर मृत्यु हुई, वहाँ गए कुशीनगर। उसके बाद लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ, फिर गए कपिलवस्तु। उसके बाद सारनाथ जहाँ प्रथम उपदेश दिए थे। उसके बाद गए श्रावस्ती जहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, कहीं भी सजाने के लिए दे सकता है। पहला यात्रा गया था इनका, धर्म यात्रा के क्रम में पहला गया जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ, कुशीनगर जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तीसरी लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, कपिलवस्तु। उसके बाद सारनाथ गए जहाँ प्रथम बार गौतम बुद्ध उपदेश दिए, और लास्ट में श्रावस्ती गए जहाँ सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध दिए थे। तो इस प्रकार से मौर्य के तीसरा वीडियो में हमने देखा शासन प्रशासन एवं अशोक के धर्म नीति। आइए इसको फाइनल रिविजन कर लेते हैं। शासन राजतंत्रात्मक था, जिसका प्रधान राजा हुआ करते थे। प्रशासन, सैनिक और न्यायिक सारा अधिकार अपने पास रखे हुए थे। फिर भी इन्होंने बहुत सारे मंत्री नियुक्त किए थे, जिसमें प्रमुख मंत्री थे, प्रधानमंत्री कहलाते थे, उन्हें अमात्य कहते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे। जबकि कुछ अधिकारी भी कार्य करते थे, जिसको शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। तथा अन्य कुछ और अधिकारी थे, जैसे समाहर्ता जो राजस्व प्रधान होते थे, राजस्व एकत्रित करते थे, जो बलि एवं भाग रूप में एकत्रित करते थे। दूसरा थे सन्निधाता, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होते थे। अगर आज के वर्तमान की स्थिति में देखते हैं तो वित्त मंत्री के समान थे। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, मातृअधिकारी, पन्नाध्यक्ष, बंदरगाह। वैसे पटना में भी हम लोग जानते हैं कि बंदरगाह होता है। तो पन्नाध्यक्ष बंदरगाह, पन्नाध्यक्ष वाणिज्य विभाग,
सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग के प्रधान हुआ करते थे। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि मौर्य काल में राजकीय सॉरी सीता भूमि का क्या अभिप्राय होता है। तो सरकारी भूमि या राजा का स्वामित्व वाली भूमि को सरकारी भूमि कहते थे, या सीता भूमि कहते थे। तो सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, अस्पटलाध्यक्ष लेखाकार अधिकारी, सेनापति जो सभी सेनाओं का संचालन करता था, जिसमें मुख्य रूप से प्लिनी और प्लूटार्क के अनुसार पैदल 6 लाख सेना थी, घुड़सवार 30,000 था, हाथी 9,000 था और रथ था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुप्त पुरुष कहा जाता है और गुप्तचर भी 2 स्तर पर कार्य करते थे। पहला संस्था के रूप में काम करते थे और दूसरा संचार के रूप में कार्य करती थी। संस्था के रूप में कार्य करने वाली ऐसी संस्था जो एक जगह रह करके कार्य का संचालन करता था, जानकारी को एकत्र करता था। और दूसरा है संचार, जो घूम कर सभी जगह घूम कर राजा के प्रति जो भड़काने वाली जो कहीं फैसला होता था या कहीं मीटिंग होता था या कहीं कोई वैसा जो है जो राज्य में शांति फैलाना चाहता है, उसको घूम कर संचार द्वारा पता किया जाता था। इसमें यहाँ पे न्याय के 2 स्तर पे होते थे, फौजदारी होते थे, एक आपको दीवानी मामले होते थे, दीवानी अदालत होते थे। दीवानी अदालत में जमीन जायदाद से संबंधित मामला को देखा जाता था और फौजदारी में खून, डकैती, लूट इत्यादि को देखा जाता था। तो इसको धर्मस्थीय न्यायालय कहते हैं। धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी मामलों को देखा जाता था, जैसे जमीन जायदाद। दूसरा कंटक शोधक न्यायालय होता था, जो फौजदारी न्यायालय होता था, जिसमें मुख्य रूप से खून, चोरी, डकैती आदि का मामला देखे जाते थे। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांत से बटा था। प्रांत को ही चक्र कहते थे। मौर्य साम्राज्य का पहला प्रांत था उत्तरापंथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा था दक्षिणापंथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। तीसरा था प्रासी या पूर्वी, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र था, जो संपूर्ण साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र था। चौथा था आपको अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और 5वां प्रांत था कलिंग, जिसको तोसली कहते थे, जिसकी राजधानी तोसली थी। आइए, प्रांत के नीचे विषय होते थे। जिस प्रकार से आज देखें कि राज्य के नीचे जिला है, उसी प्रकार प्रांत उस टाइम था जो राज्य के समान था, उसके नीचे विषय होता था। विषय जो आज के डेट में वर्तमान स्थिति में इसको जिला बोलेंगे। तो विषय के मुख्य विषयपति कहलाता था या प्रादेशिक कहलाता था। 10 गाँव के प्रमुख को गोप कहा जाता था। और गाँव के मुखिया को, जो आज भी देख रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत है उसका मुखिया ही हेड होते हैं, तो गाँव के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। मेगास्थनी के अनुसार नगर प्रशासन भी इस टाइम संचालित होता था। मेगास्थनी के अनुसार 6 समिति 5 सदस्यीय होता था, जो नगर प्रशासन को संचालन करता था। अशोक के धर्मनीति में सभी धर्मों का सार मिलता है, जो नैतिकता पर आधारित है। बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित है। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री को विदेश भेजा। प्रथम बार में श्रीलंका पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को पीपल ब्रिज के टहनी को लेकर के, बोध गया से पीपल ब्रिज के टहनी को लेकर के इन्होंने श्रीलंका भेजा। और वहाँ के राजा द्वारा सशक्त स्वीकार किया गया और आज भी प्रचलन में वहाँ बौद्ध धर्म है श्रीलंका में। उसके बाद पुत्री को, संघमित्रा को, इन्होंने नेपाल भेजा, जहाँ पे वहाँ भी सशस्त्र स्वीकार किए थे वहाँ का राजा। आज वहाँ भी देखिए कि बौद्ध धर्म प्रचलन में है। धर्म के प्रचार के लिए महामात्रों की नियुक्ति किए थे और 5वीं शिला से प्राप्त होता है कि धर्म प्रचार के लिए महामात्रों की नियुक्ति हुई और प्रत्येक 5 वर्ष पर महामात्रों द्वारा घूम कर लोगों को जागरूक किया जाता था और बौद्ध धर्म के प्रति सबको आपको जानकारी दिया जाता था। इन्होंने शिलालेख, स्तंभलेख एवं स्तूप का निर्माण करवाया। जैसे आप सांची के स्तूप को नाम जानते होंगे, जो अशोक द्वारा बनाया गया था, इत्यादि के द्वारा धर्म प्रचार किए। शिलालेख, स्तंभलेख एवं स्तूप के निर्माण करा करके धर्म का प्रचार किया। राजस्व के 10वें वर्ष गया गए और 20वें वर्ष आपको लुम्बिनी में गए। 10वें वर्ष बोध गया, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध के, और 20वें वर्ष लुम्बिनी में है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मौर्य साम्राज्य का राजकीय धर्म वैष्णव था, जबकि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। धर्म यात्रा के क्रम में पहले गया गए, फिर कुशीनगर गए, यही गया जो बोध गया में जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर कुशीनगर गए, जहाँ पे 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति हुई थी। उसके बाद लुम्बिनी गए, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु गए, उसके बाद फिर सारनाथ की यात्रा की। उन्होंने लास्ट में श्रावस्ती की यात्रा की, जहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों पार्ट 3 मौर्य वंश का खत्म होता है। आप इसके शुरुआत देखिएगा और देखने के बाद पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।